नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्पर्श एजुकेशन पर। इस स्पर्श एजुकेशन चैनल पर इस समय गणित का महाकुंभ चल रहा है। गणित के महाकुंभ में 1000 प्रश्नों की एक श्रृंखला चल रही है, जिसमें गणित के 1000 प्रश्न आपके सामने रखे जाएंगे और जिनसे आप नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा, सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा, इन सब की तैयारी में ये गणित बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। तो विशेष रूप से गणित के ये वीडियोस ज़रूर देखें। गणित महाकुंभ की इस सीरीज़ को ज़रूर देखें। इसमें आपके काम के काफ़ी प्रश्न आ सकते हैं। तो चलिए आज नए कुछ प्रश्नों के साथ इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि किसी आयताकार खेत की लंबाई 30 मीटर है तथा उसकी चौड़ाई लंबाई की 2/3 है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। किससे संबंधित ये प्रश्न है, किस अध्याय से, किस टॉपिक से? क्षेत्रफल एवं परिमाप। क्षेत्रफल एवं परिमाप से संबंधित प्रश्न लगभग हर साल नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसकी तैयारी करना ज़रूरी है। छोटे छोटे सवालों से हम बड़े सवालों की ओर बढ़ेंगे, तो इसके बारे में, इसे कैसे हल करेंगे, इसका तरीका आपको पता चलेगा। फिर से सवाल को पढ़ने के साथ साथ उसके बारे में समझना बहुत आवश्यक है। क्या कहा गया है कि किसी आयताकार खेत की लंबाई 30 मीटर है। आयताकार कहा गया है, इसका मतलब आयत कैसा होता है, लंबाई और चौड़ाई होती है। लंबाई, आमने सामने की भुजाएं जब बराबर होती हैं तो ऐसी आकृति को हम आयत कहते हैं, और यहाँ लंबाई और चौड़ाई होती है। तो लंबाई 30 मीटर दी गई है, चौड़ाई के बारे में कुछ कहा गया है। हाँ, कहा गया है कि उसकी चौड़ाई लंबाई की 2/3 है। अब भिन्न का ये रूप आपको समझना होगा। यदि इसकी समझ है तो आसानी से आप चौड़ाई निकाल लेंगे। चौड़ाई यहाँ मीटर में नहीं दी हुई है, चौड़ाई मीटर में नहीं दी हुई है, यहाँ भिन्न के रूप में दी हुई है। इस भिन्न के मान को निकालना है। इस भिन्न का जो मान निकलेगा वो आपकी चौड़ाई होगी। उसके बाद क्या है कि उस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल मतलब एरिया जगह। उस आयताकार खेत में जगह कितनी है, इस जगह को, इस एरिया को, इस क्षेत्रफल को बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, भुजा और भुजा का गुणा। आयताकार की जो 4 भुजाएं हैं, इनमें 2 भुजाओं का गुणा करेंगे। पहली भुजा जिसे लंबाई कहेंगे, जो लंबी होती है, और दूसरी जो चौड़ी होती है। तो इन 2 भुजाओं का लंबाई और चौड़ाई का गुणा करके हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो लंबाई तो सवाल में रखी हुई है, चौड़ाई हमें लानी होगी। कैसे निकालेंगे, क्या कहा गया है, चौड़ाई कैसे निकालेंगे। कहा गया है कि लंबाई कितनी है, 30 मीटर। 30 का 2/3 कहा गया है चौड़ाई है। तो जैसा कहा गया वैसा हम कर लेंगे, वैसा ही लिख दिया गया है। चौड़ाई बराबर 3, लंबाई का 2/3, तो हमने लिख दिया लंबाई का 2/3। इसको हल करने पर क्या मिल रहा है, इसको हल करने पर क्या आया, 20 मीटर। इसका मतलब चौड़ाई क्या हुई, 20 मीटर। चौड़ाई हो गई 20 मीटर। निकालने के लिए क्या कहा गया है कि क्षेत्रफल बताओ। किसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या सूत्र है, कभी भी किसी भी सवाल को हल करने के लिए उनके लिए जो भी सूत्र होते हैं उनका इस्तेमाल अवश्य करें, और सूत्र इस्तेमाल करते हुए सवाल को हल करें। इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, सही दिशा में आप आगे बढ़ेंगे। अब लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर, इनका गुणा करने पर क्या मिलेगा हमें, 600 मीटर। अब क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल को कैसे व्यक्त करते हैं, वर्ग मीटर में। क्षेत्रफल को कैसे व्यक्त करते हैं, वर्ग मीटर में। इस प्रकार हमें इस सवाल का क्षेत्रफल मिल गया, लंबाई और चौड़ाई का गुणा करके। सवाल में लंबाई दी हुई थी, चौड़ाई नहीं दी हुई थी, पर उसके बारे में कुछ कहा गया है, तो उससे हमने चौड़ाई निकाल ली। तो सवाल की भाषा समझना आवश्यक है, और इस तरह से हम उत्तर तक किसी खेत
किसी वर्ग का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है, तो परिमिति क्या होगी? तो परिमिति, अब आयत से हम आ गए हैं वर्ग पर, वर्ग पर, और क्या पूछा जा रहा है? वर्ग की परिमिति। सवाल को पढ़ते ही समझ में आया होगा कि वर्ग की परिमिति या परिमाप, परिमित या परिमाप, इसे कुछ भी बोल सकते हैं, पूछा गया है। कैसे निकालते हैं? वर्ग का परिमाप बराबर एक सूत्र होता है चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाओं के योग को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? या तो सभी एक भुजा पता हो और सभी भुजाएं उतनी मान के सबका योग कर लें, या फिर एक भुजा का 4 से गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं। परिमित, परिमाप, परिमाप एक फेरा होता है, एक चक्कर होता है उस वर्ग का। तो इस प्रकार क्या कहा गया है कि भुजा तो दी नहीं है, वर्ग की भुजा तो दी नहीं है और वर्ग का परिमाप पूछ रहे हैं। वर्ग का परिमाप निकालने के लिए वर्ग की भुजा का पता होना जरूरी है, पर कहा गया है कि क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है। तो यहाँ से हमें एक काम करना होगा कि क्षेत्रफल से भुजा निकालना। वर्ग का क्षेत्रफल जब आपको पता है, वर्ग की भुजा आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे? आप क्षेत्रफल वर्ग की भुजा इधर कर लेते, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा निकालनी है। अब हमें किससे निकालनी है? क्षेत्रफल से। वर्ग की भुजा क्षेत्रफल से कैसे निकालेंगे? अंडर रूट क्षेत्रफल करके। ये है सूत्र। यदि सवाल में क्षेत्रफल दिया हुआ है और क्षेत्रफल से भुजा निकालनी है तो क्या करेंगे? अंडर रूट क्षेत्रफल कर लेंगे, मतलब अंडर रूट 36। अब 36 का अंडर रूट बहुत सारे लोगों को पता होगा, क्या होता है? 6। इस प्रकार भुजा हमें क्या मिली? 6 मीटर। ये मान लो 36 का तो आपको पता है, तो आपने 6 मीटर लिख दिया। हो सकता है कोई ऐसा क्षेत्रफल हो जिसका अंडर रूट आपको न पता हो पहले से, तो अंडर रूट भी निकालना आना चाहिए। अंडर रूट कैसे निकालते हैं उसकी एक सरल विधि इस सवाल के साथ में ही बता दे रहे हैं। अंडर रूट 36 का अंडर रूट निकालने के लिए 36 के हम अभाज्य गुणनखंड निकाल कर देखेंगे। 36 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से 36 विभाजित हो रहा है तो विभाजित करेंगे, क्या आएगा? 18। 2 एकम 2, 1 पर 6, 16 हो गए, और 2 अट्ठे 16। फिर 18 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 9। इस प्रकार अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि विषम संख्या है 9। तो क्या 2 के बाद अभाज्य संख्या आती है? 3 से विभाजित करके देखेंगे तो क्या मिला? 3 त्रिको 9। अब 3 को 3 से, ये हम कब तक करेंगे? जब तक नीचे 1 ना आ जाए। इस प्रकार हमें क्या गुणनखंड मिले? 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। अब वर्गमूल के लिए क्या करना होगा? गुणनखंड तो हमने निकाल लिए, गुणनखंड निकालने के साथ हमें इनके जोड़े बनाने होंगे, इनके पेयर बनाने होंगे। पेयर में 2 बार आएगा तब पेयर बनेगा, 3 2 बार आएगा तब पेयर बनेगा। इस तरह से पेयर किसका किसका पेयर मिला हमें? एक 2 का पेयर मिला और एक 3 का पेयर मिला। इन दोनों का हम गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा? 6। इस प्रकार हमें वर्ग की भुजा मिल गई। तो इस सब के साथ साथ ये भी आना चाहिए और इसको निकालने का ये तरीका है। इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे 6 मीटर वर्ग की भुजा और गुणित 4। ये करने से हमें क्या मिला? 200, हमें मिला 6 चौक 24, 24 मीटर। क्या ढूंढ रहे थे? परिमाप। परिमाप क्या था? चारों भुजाओं का योग। इस तरह से उत्तर तक पहुँचे। आप इस प्रकार एक आकृति वर्ग की के आकार की एक आकृति बना लेंगे और यहाँ पर 6 मीटर 6 मीटर 6 मीटर 6 मीटर इस प्रकार करके देखेंगे तो 6 6 6 4 बार 6 कितना हो रहा है? 24 मीटर। इस प्रकार हमने क्या देखा कि हमारा उत्तर एकदम सही है। तो अगले सवाल सवाल क्या है कि एक आयताकार खेत की परिमिति 64 मीटर है। एक आयताकार खेत की परिमिति 64 मीटर है और लंबाई 20 मीटर है और लंबाई 20 मीटर है, तो 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने में कितना खर्च आएगा? एक
वर्गाकार, क्या कहा गया है, आयताकार, एक आयताकार आयत के आकार का इस प्रकार मान लीजिए, इसका परिमाप दिया हुआ है कितना, 64 वर्ग मीटर, 64 मीटर, इसका परिमाप कितना दिया हुआ है, 64 मीटर, और इसकी लंबाई 20 मीटर दी हुई है, इसकी लंबाई 20 मीटर दी हुई है। तो इसमें 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने में क्या खर्च आएगा। घास कहाँ लगाई जानी है, यहाँ लगाई जानी, इस पूरे एरिया में। इसका मतलब क्या कहा गया, 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर। बस इतने से आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि ये दर, ये रेट दिया हुआ है, एक वर्ग मीटर में कितना खर्चा आ रहा है, 50। वर्ग मीटर कब आता है, जब क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसका मतलब कि हम, ये एक वर्ग मीटर का है, हमें ये पता करना है कि कितने वर्ग मीटर में घास लगनी है, कितने वर्ग मीटर में। ये वर्ग मीटर कैसे आएगा, इसके लिए हमें इस आयत का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। आयत के क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए, आयत के क्षेत्रफल के लिए, आयत का क्षेत्रफल, अभी आपने पिछले प्रश्न में देखा होगा कि आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब इन दोनों की आवश्यकता थी, इनके गुणनफल की जरूरत थी। सवाल में लंबाई तो दी हुई है 20 मीटर, सवाल में लंबाई 20 मीटर दी हुई है, पर चौड़ाई का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। तो इसमें क्या करना होगा, चौड़ाई कहाँ से लाएंगे, चौड़ाई हमें इस परिमाप से निकालना होगा, क्योंकि परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। अब 20 ये है तो 20 ये भी हुआ, अब 20 20 40 ये हो गया, और इसमें से यदि हम 40 माइनस कर दें तो कितना मिल रहा है हमें, 24। और 24 क्या है, इन दो भुजाओं का योग। इस 24 को हम दोनों में बराबर बराबर बांट दें तो क्या आया, 12। इसका मतलब क्या हुआ कि चौड़ाई है 12, पर चौड़ाई निकालने का एक सूत्र भी है। आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई कैसे निकालते हैं, जब परिमाप दिया हो तो परिमाप बटे 2 ऋण लंबाई, ये होता है परिमाप बटे 2 ऋण लंबाई। परिमाप को यदि हमने भाग दिया 2 से तो क्या आया, 2 32, और इसमें से 20 हमने माइनस किया तो क्या आया, 12। इस तरह से हमें आयत की चौड़ाई मिल गई 12 मीटर। अब 20 और 12 का गुणा कर लेंगे, कितना आएगा, 240। क्या निकालना है, क्षेत्रफल, तो इसे हम क्या लिखेंगे, वर्ग मीटर। क्या लिखेंगे, वर्ग मीटर। क्यों निकाला हमने क्षेत्रफल, क्योंकि कितना खर्च आएगा घास लगवाने में, 1 वर्ग मीटर का खर्चा है 50 पैसे, तो 240 वर्ग मीटर का खर्चा निकालना होगा। तो इस प्रकार हम ये लिख सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं इसका कि 240 वर्ग मीटर में कितना आएगा, 50 पैसे से हमने गुणा कर लिया। गुणा करने पर क्या मिला, 5 को 20, 5 दूनी 10, 2 12। ये इतने पैसे लगेंगे, पर आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन में उत्तर पैसे में नहीं है, वहाँ क्या है, रुपए में है। तो पैसे के रुपए भी बनाने आने चाहिए। पैसे के रुपए कैसे बनाते हैं, 100 से भाग देकर। क्यों 100 से क्यों भाग देंगे, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, इसलिए 12,000 100 पैसे बराबर 1 रुपया होता है, इसलिए 12,000 पैसे बराबर कितने रुपए होंगे, ये पता करने के लिए हम इसे 100 से भाग दे देंगे। तो 2 शून्य और 2 शून्य यहाँ के कट गए। अब ये पैसे क्या हो गए, रुपए। कितने रुपए हो गए, 120 रुपए। तो अच्छा सवाल था, कई स्टेप में इसके उत्तर तक पहुँचे, पर इन स्टेप को हल करना आना चाहिए। सवाल को समझ के इस आंसर तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए इसको बहुत अच्छे से बार बार देखकर समझने की कोशिश करना। अगले सवाल के पास आते हैं। 5 किलोग्राम और
650 ग्राम के अनुपात का सरलतम रूप क्या होगा, यही है ना अगला प्रश्न। 5 किलोग्राम और 650 ग्राम के अनुपात का सरलतम रूप, मतलब शॉर्ट फॉर्म पता करना है, सरल करना है किसको, 5 किलोग्राम और 650 ग्राम। रेशियो का प्रश्न आ गया, अनुपात का प्रश्न आ गया। अनुपात के प्रश्न में ये किलोग्राम और 6 ग्राम की तुलना करना है, कैसे करेंगे, इसके लिए आपको सारणी आनी चाहिए, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, ऊपर से नीचे की ओर। अभी किलोग्राम के हमें ग्राम बनाने हैं, इन दोनों को हम एक जैसी इकाई कर लेंगे, ये अलग अलग हैं, इन्हें एक जैसा कर लेंगे, फिर उन्हें हम छोटे रूप में लाएंगे। तो 5 किलोग्राम के ग्राम बनाएंगे, उसके लिए क्या होता है कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, इसलिए 5 किलोग्राम बराबर 5 गुणित 1000 बराबर कितना आएगा, 5000, और 650 ग्राम ये है। अब इन्हें सरल रूप में लाना है, इन्हें सरल रूप में लाने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को इनके मासा से विभाजित कर लेते हैं। ये दो संख्याएं हैं, इनको सरल रूप में लाने के लिए इनका जो भी मासा होगा उससे इन्हें विभाजित कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि एक शून्य इसका काट लेते हैं, एक शून्य इसका और छोटा कर लिया, बराबर किया, एक इधर काटा तो एक इधर काटा। अब क्या कर सकते हैं, अब ये और ये दोनों 5 से डिवाइड हो रही, तो इनको 5 से डिवाइड करके देखो, 5 से डिवाइड करने पर यहाँ क्या आ रहा है 100, और इसको डिवाइड करने पर क्या आ रहा है 13। तो अब 100 और 13 आपस में नहीं कट रहे, इस प्रकार हमारा उत्तर क्या हो गया ये। इस उत्तर तक पहुंचने के लिए आप क्या कर सकते हो, इन दोनों का मासा निकालोगे, क्या आएगा 50 आएगा। 50 से आप इनको डिवाइड करोगे तो भी ये आ जाएगा, या फिर पहले इन्हें छोटे फॉर्म में ले आओ, फिर उससे छोटे फॉर्म में ले आओ, छोटी छोटी संख्याओं से काटते जाओ जिससे ये दोनों विभाजित हो रही हो। इस तरह से हम सरलतम रूप में जा सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात क्या है कि यहाँ किलोग्राम है और यहाँ ग्राम है, हमें इन राशियों को बराबर करना होगा, एक ही इकाई में करना होगा। बराबर मतलब एक ही इकाई, यदि यहाँ किलोग्राम है तो वहाँ किलोग्राम, फिर उन्हें छोटे रूप में लाओ, पहले ये ज़रूर ध्यान रखें करने के लिए। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि राम और श्याम के धन का अनुपात। फिर अनुपात रेशियो का एक और सवाल आपके लिए कि राम और श्याम के धन का अनुपात 3:4 है। यदि राम के पास 450 रुपए हो तो श्याम के पास कितने रुपए होंगे। राम और श्याम, राम और श्याम, राम और श्याम के धन का अनुपात कितना है 3:4। क्या कहा गया है, राम के पास 450 रुपए हों तो श्याम के पास कितने होंगे। हम ये भी कह सकते हैं कि 3:4 समानुपात 450 अनुपात क्या, इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी बोल सकते हैं, चूंकि और इसलिए से भी इसको लगा सकते हैं, भिन्न के रूप में भी इसको लगा सकते हैं, या फिर अनुपात का जो नियम होता है कि यहाँ यदि 3:4 समानुपात 450 अनुपात का, यदि इस प्रकार लिखेंगे तो ये चौथी संख्या हो गई, और चौथी संख्या का सूत्र लगा लेंगे, चौथी संख्या का सूत्र लगा लेंगे। चौथी संख्या का सूत्र क्या है कि 450 गुणित 4/3, दूसरी संख्या गुणित तीसरी संख्या बटे पहली संख्या। चौथी संख्या को प्राप्त करने के लिए यदि अनुपात की बात की जाए तो इसको हल करने के लिए तीसरी संख्या गुणित चौथी संख्या बटे दूसरी संख्या गुणित तीसरी संख्या बटे
पहली संख्या। ये करके इस तरह से हल करके हम उसको पा सकते हैं जो चौथी संख्या पूछी जा रही। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या कर सकते हैं, चूंकि इसलिए से कह सकते हैं क्योंकि जब 3 हैं राम के पास तो श्याम के पास कितने हैं, 4। इसलिए जब 450 रुपये राम के पास हैं तब श्याम के पास कितने हैं, तो 4/3 450। ये जो बोल रहे हैं वो चीज़ें यहाँ पर लिखनी है और इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे तब भी आप आंसर तक पहुँच जाएंगे। कितने रुपए हैं, एक तो ये और एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं कि 3:4 में है। 3:4 कितने रुपयों के बराबर है, 450/100 रुपए के बराबर में है। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। 3x बराबर, इस समीकरण को हल करके भी प्राप्त किया जा सकता है, गुणित 4/3। यहाँ से भी इसको 3 एकम 3, 1 पर 5 15, 3 पछे 15 और 0। अब इन दोनों का गुणा करने पर क्या मिल रहा है, 600 रुपये। इस तरह से इस प्रश्न के उत्तर तक हम इन 3 माध्यम से पहुंच सकते हैं। और भी तरीके निकल सकते हैं पर इनमें से जो आसान लगे आपको उसको अपनाओ। ठीक है, देखा जाए अगला सवाल क्या है। एक साइकिल, तो इम्पोर्टेंट सवाल, एक साइकिल 3 मिनट में 1.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उसकी गति क्या होगी, तो उसकी गति क्या होगी, उसकी चाल क्या होगी। चाल निकालनी है, गति बराबर, गति माने चाल, और चाल मतलब स्पीड कैसे निकालते हैं, चाल कैसे निकालते हैं, दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। दूरी क्या है, 1.2 किलोमीटर। समय कितना लग रहा है, 3 मिनट। अभी यदि हम इस दूरी को 3 मिनट से भाग दे देंगे तो चाल क्या आएगी, किलोमीटर प्रति मिनट। पर ऑप्शन में दिया गया है प्रति घंटे में, तो जब प्रति घंटे में दिया गया है तो क्या करेंगे, 1.2/3 इस चाल को हम 60 से गुणा कर लेंगे, क्योंकि 60 मिनट में कितनी दूरी तय की जाएगी वही तो चाल होगी, और उसके लिए हमें 60 से गुणा करना पड़ेगा। ये दशमलव हटाया, 0 बढ़ाया, 30 एकम 30, 30 दूनी 60 है, 0 0 काट के 3 दूनी 6 करते, और 12 दूनी 24। इस तरह से हम 24 किलोमीटर प्रति घंटा चाल निकाल लेंगे। फिर से समझिए क्या पूछा गया है, गति माने चाल, स्पीड को कैसे निकालते हैं, जो डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है, उसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हमें स्पीड मिल जाती, चाल मिल जाती। यहाँ पर इसको इस प्रकार डिवाइड करने से क्या मिल रहा था, ये हो जा रहा था किलोमीटर प्रति मिनट। ये मिला किलोमीटर प्रति मिनट। अभी प्रति मिनट नहीं, ऑप्शन तो कह रहा है कि हमें प्रति घंटे में बताओ। तो ठीक है, 1 मिनट में यदि इतनी दूरी तय की जा रही तो 60 मिनट में कितनी, उसके लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। हो गया ना। अगले सवाल को देखो, वो भी समय दूरी चाल से है। अगला सवाल, अब देखो आपने अनुपात, क्षेत्रफल, परिमाप और समय दूरी चाल, इन सवालों का सामना किया। इनसे कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल रहा होगा। तो इस सवाल को लगाने का प्रयास किया जाए। एक रेलगाड़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रातः 10:50 बजे चलती है। प्रातः मतलब सुबह के 10:50 पर चलती है। यदि वह 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है
तो वह रेलगाड़ी 120 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी, कितने समय में तय कर लेगी। क्या है कि एक रेलगाड़ी कितने बजे चलती है, 10:50 बजे, 10:50 बजे। उसकी चाल क्या है, उसकी चाल क्या है, चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी कितनी है, दूरी है 120 किलोमीटर। पूछा क्या जा रहा है, समय, समय कितने घंटे में तय कर लेगी, नहीं किस समय ये तय कर लेगी, कितने बजे पहुंचेगी ये बताना है। अब कितने बजे पहुंचेगी तो कुछ जो टाइम लगेगा वो टाइम इसमें हम जोड़ देंगे, तो वो टाइम कितना लगेगा, वो समय कितना लगेगा यात्रा में, वो निकालना होगा। वो समय कैसे निकाला जाता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल करके 120 बटे 80, ये करने से क्या मिल जाता है, 4 दूनिया 4 3, एक सही 1/2 घंटे या 1 घंटा 30 मिनट। 1/2 घंटे का मतलब क्या होता है, 30 मिनट। तो हम दोनों चीज़ें कह सकते हैं, 1/2 घंटा लगा या 1 घंटा 30 मिनट लगा। अब देखना यह है कि कितने बजे पहुंच रही है ये बताना है, क्योंकि सवाल में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उत्तर में देखा जाए तो कितने बजकर कितने मिनट पर पहुंच रही ये बताना है। तो इसके लिए जिस समय ये गाड़ी चली थी कितने बजे, 10:50 पर, तो इसमें हम 1 घंटा 30 मिनट जोड़ देंगे। तो क्या आया, 80 मिनट, और इधर 11, तो 11:80 होते नहीं। इन 80 मिनट में 60 मिनट हम माइनस कर देंगे, तो कितने बचेंगे, 60 क्यों माइनस, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो वो 1 घंटा है वहाँ से हटा के हम इधर ऐड कर देंगे, और उधर जो मिनट बचेंगे ये लिख सकते हैं हम कि 12:20 पर ये पहुँची, 12:20 बजे। कब, प्रातः के बाद 12 जो बजेंगे वो कब, रात के तो बजेंगे नहीं, दोपहर के बजेंगे। तो यहाँ दोपहर भी लिख सकते हैं। ये देखना है सवाल में, यदि आवश्यकता है ऑप्शन में दोपहर और रात की यदि बात की जा रही है तो रात में। इसको यदि वहाँ दिखाई ना दे रहा हो तो इधर करके दिखा दे रहे हैं कि 10:50 पर चली, 10:50 पर रेलगाड़ी चली और कितने बजे पहुंची, 1 घंटे 30 मिनट बाद वो पहुंच गई। तो ये समय हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। कितना आएगा, 80 मिनट, और इधर कितना आएगा, 11 घंटे। अब 11:80 तो होता नहीं है, तो क्या करेंगे, 80 मिनट से हम घंटा निकाल लेंगे, 60 मिनट हटा देंगे, इसका मतलब 1 घंटा हटा दिया। 1 घंटा हटा के इधर जोड़ना होगा, 11 से 12 बज गए। अभी कितने मिनट बचे, 20 मिनट। तो ये कह सकते हैं कि 12:20 या 12:20 बजे पहुंची। कब, दोपहर में, क्योंकि सुबह के बाद 12 दोपहर के ही तो बजेंगे, 2 घंटे बाद, 1 घंटे 30 मिनट के बाद, रात के तो नहीं बजेंगे। इस चीज़ का विशेष ख्याल रखें, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 12:20 तक तो कहो पहुंच जाए, पर ये रात में है या दोपहर में, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको इसमें नहीं कंफ्यूज होना है। अगला सवाल देखें, तो इन प्रश्नों की श्रृंखला में कहा जाए कि कई टॉपिक कवर किए जा रहे हैं जो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। मेहनत करते रहिए, परीक्षा का समय नज़दीक आ रहा है, और जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे हमें अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी। यदि 12 आदमी किसी काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। समय और कार्य से ये सवाल है, किससे, समय और कार्य से। यहाँ जब समय और कार्य की बात होती है तो हम सवालों को इस तरह से आदमी और दिन करके
निकाल सकते हैं। आदमी और दिन, कितने आदमी हैं? 12 आदमी उस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 5 दिन में। अभी 10 आदमी हैं तो का दिन। इस तरह से हम ये देखेंगे कि 12 आदमी जब उस काम को कर रहे थे तो 5 दिन लग रहे थे। अब आदमियों की संख्या कम हो गई है तो समय ज़्यादा दिनों में होगा। इस तरह से जब समय ज़्यादा दिनों में होगा तो 12/10 और इंटू 5 गुणित 5 कर लेंगे। इस तरह से जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आया? 6 दिन। इस प्रकार हम अपने उत्तर तक पहुंच सकते हैं। 12 आदमी 5 दिन में कर रहे हैं तो 10 आदमी ज़्यादा दिन में करेंगे और यहाँ ज़्यादा बटे कम। ये सरलतम रूप लगता है इस उत्तर तक पहुंचने का। ठीक है, अगला सवाल देखा जाए। क्या वो? हाँ, आकाश ने एक साइकिल कितने रुपए की खरीदी? 470 रुपए में खरीदी तथा उसकी मरम्मत पर 130 रुपए खर्च किए। 130 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च किए। इसके बाद साइकिल को 720 रुपए में बेच दिया तो सौदे में लाभ प्रतिशत क्या होगा? एक 720 रुपए में बेचने पर क्या पूछा जा रहा है? लाभ प्रतिशत पता करना है। 470 था, 430 लिख गया, 470 था। 470 रुपए में खरीद कर 130 रुपए मरम्मत पर लगाए और 720 रुपए में बेच दिया तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? पहले तो हम ये देखेंगे कि उसका क्रय मूल्य क्या रहा। क्रय मूल्य, एक तो ये खरीद कर लाया, ऊपर से ये रुपए और लगाए उस पर, तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। 470 प्लस 130 बराबर कितने हो गए? 600 रुपए उसकी जेब से लग गए। क्योंकि अभी हमें इससे लाभ निकालना है। लाभ प्रतिशत तो तब बताएंगे जब हमें लाभ पता होगा। 720 रुपए विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कम होता है तभी लाभ होता है। क्रय मूल्य क्या पड़ा? 600 रुपए, विक्रय मूल्य 720, तो लाभ कितना निकला? 120 रुपए। अब 120 रुपए लाभ है, इसका प्रतिशत बताना है। तो प्रतिशत लाभ पता करने के लिए आप सूत्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं या एक तरीका आपके सामने रख रहे हैं, शायद आसान लगे। देखना कि 120 रुपए का लाभ हुआ कितने में? 600 में। तो 100 में कितने का लाभ होगा? इस प्रकार से आप इसको निकाल लोगे। इस प्रकार से आप इसको निकाल लोगे और निकालने पर क्या मिलेगा? 20% का लाभ। दूसरा, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। ये भी कर सकते हो, लाभ गुणित 100। बोलने का बस तरीका बदल रहा है, काम वही हो रहा है। क्या देख रहे हैं? बोलने का तरीका बदल रहा है। लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। और इस तरह से भी कर सकते हैं कि 120 का लाभ हो रहा है 600 में, इसका मतलब x प्रतिशत का लाभ हो रहा है 100 में। ये इक्वेशन बराबर है, इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ क्या आएगा? 600x। चलो, तो इस तरह से क्या? 600x बराबर 100 गुणित 120। अब x बराबर 100 गुणित 120 बटे 600। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। ये 20%, यहाँ भी 20%, यहाँ भी 20%। इन तरीकों से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो अगला सवाल देखें आपकी स्क्रीन पर। अगला सवाल, एक पंखे का क्रय मूल्य 200
250 रुपये है। एक पंखे का क्रय मूल्य 250 रुपये है, उसे 20% लाभ पर बेच दिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब लाभ, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, इसका मतलब लाभ और हानि के सवाल भी हो गए। तो प्रतिशत, लाभ, हानि, हर तरह के सवाल आपके सामने आ रहे हैं। 250 रुपए की वस्तु है, सवाल में क्या कहा गया है, 250 रुपए की वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य और लाभ जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य मिल जाएगा, पर यहां लाभ तो दिया नहीं, यहां क्या दिया हुआ है, प्रतिशत लाभ। इसका मतलब कि यहां कुछ रुपए होने चाहिए। कितने रुपए होंगे ये कैसे निकालेंगे, जितने रुपए की वस्तु है उतने प्रतिशत उसका निकाल लो तो पता चल जाएगा कितने रुपए लाभ की बात कही जा रही है। इस प्रकार क्या आया, 50 रुपए लाभ लेना है। 250 का 20% निकाला गया तो आया 50। और क्या कहा गया है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य धन लाभ, लाभ कितना हुआ, 50 हुआ। क्रय मूल्य कितना है, 250 धन 50 बराबर क्या आया, 300 रुपये। इस तरह से इस प्रश्न के उत्तर तक पहुंच गए। फिर से देख लीजिए कि 50 रुपये क्रय मूल्य था, 20% लाभ की बात कही गई थी, तो इसका मतलब क्या है, ये 20% न होकर कुछ रुपए हैं। प्रतिशत यहाँ कहा गया है कि क्या बच्चे इस प्रतिशत को रुपए में बदल सकते हैं, तो बिल्कुल बदल सकते हैं। उनके सामने क्रय मूल्य है और उस क्रय मूल्य का वो प्रतिशत निकाल के रुपए में बदल लेंगे, और जब रुपए मिल जाएंगे तो क्रय मूल्य में वो लाभ जोड़कर उत्तर तक पहुंच जाएंगे, विक्रय मूल्य तक पहुंच जाएंगे। तो ये रहे आज आपके सवाल, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, कीप प्रैक्टिस।